हेलो फ्रेंड्स, भूषण जी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो है दूसरा है। इसके पहले हमने देखा था पहला प्रैक्टिस सेट, ये हमारा दूसरा है। हम क्या देखते हैं इसमें? सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? यानी कि किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक शाखा है, बेंच है? तो पहला क्या है? कोलकाता उच्च न्यायालय, या फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, या गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो आंसर करेंगे इसमें, तो क्या होगा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कितनी है? तो इसमें 3 है। पहले कितनी थी? तो पहले 6 थी। 2013 में जो है इसमें कुछ राज्य कट गए, जैसे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो है कट गए। बचे कितने? 3 बचे हैं। तो पहले 6 थे, 2013 में जिसे जो है काट दिया, तो बचे कितना? 3 है, जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा बेंचे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? पहला है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या पंजाब। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य की संख्या सबसे कम है? यानी कि निर्वाचित जो सदस्य आते हैं राज्यसभा में, सीटें किस राज्य में सबसे कम है? तो बताएंगे इसमें क्या होगा? तो बी। क्या होगा? बी, हिमाचल प्रदेश। कितना है? तो इसमें जो है 3 है। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? तो 3 है। छत्तीसगढ़ में कितना है? तो 5 है। छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है। और बात करें पंजाब में, तो पंजाब में है 7 और झारखंड में 6। कितनी सीटें हैं? जो कि निर्वाचित सीटें हैं, ध्यान देंगे निर्वाचित सीटें हैं। कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश में 3 है, झारखंड में जो है 5 है, छत्तीसगढ़ में 5 है और झारखंड में 6 है, पंजाब में 7 है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें जो कम पूछा है? तो क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। और बात करें किस राज्य में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट है, तो बताएंगे 31 सीट है यूपी में। कितना? 31 सीट है। 31 सीट जो है सबसे ज़्यादा यूपी में है। और ये राज्यसभा का है और लोकसभा की सीटें काफ़ी ज़्यादा है, तो यूपी में ही कितनी है? तो 80 सीट है। कहाँ पर? यूपी में, जो कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा और लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। वर्तमान में जो कॉमन सिविल कोड लागू है, तो वह कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड या गोवा। आंसर करेंगे तो कौन सा इसमें? तो इसमें गोवा है, जहां पर जो है कॉमन सिविल कोड लागू है। अब जब पढ़ेंगे अनुच्छेद 44, तो इसमें जो है इसका पूरा वर्णन मिलेगा हमें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? किसने जो है दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में निरूपित किया? तो कौन है? मोहम्मद गौरी, या कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या आराम शाह। तो आंसर करेंगे, हमारा 5वां नंबर है, तो कौन सा सही होगा इसमें? तो कौन होगा? तो वह इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। मोहम्मद गौरी जो था, इसने जब राजा पृथ्वीराज चौहान को हराया था, हराने के बाद जो है वहाँ पर जो ऐबक जो था, इसने क्या किया? गुलाम वंश की स्थापना की, लेकिन यह जो है उसको अपनी राजधानी नहीं बनाया था। बाद में इल्तुतमिश जब आता है, तो इसने क्या किया कि अपनी राजधानी दिल्ली को बना लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक पहला क्या है? अमीर खुसरो, या मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास, या फिर अब्दुल रहीम खाने खाना। तो आंसर करेंगे छठे का, कौन होगा? तो कौन होगा इसमें? छठा अमीर खुसरो। याद रखेंगे, अमीर खुसरो, जिन्हें तो हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर, वर्ष 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसे जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नाम किसने दिया था? तो कौन है? B.A. स्मिथ, या P.E. रॉबर्ट्स, या फिर B.D. सावरकर, या ये सभी। तो आंसर करेंगे 7वें नंबर का, कौन है? तो B.D. सावरकर। इन्होंने एक किताब लिखा था स्वतंत्रता संग्राम पर, जो इन्होंने बताया कि पहला प्रयास था भारत को आज़ाद होने का, जो कि 1857 में पहला प्रयास किया गया था, जो कि असफल रहा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? यानी कि भारत के साथ पहला पुर्तगाल कौन आया था जिसने भारत के साथ व्यापार प्रारंभ किया? पहला क्या है? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगाल। तो आंसर करेंगे कौन है? तो वह पुर्तगाल। पुर्तगाल में आपको याद होगा जब वास्को डी गामा आया था, कब आया था? 1498 में। यह पहला व्यक्ति था जो भारत आया। भारत आने के बाद बताया जाता है कि इसने ही भारत की खोज की थी।
तो खोज करने का अर्थ दूसरा है, इसने समुद्री मार्ग से जो है भारत की खोज की थी, यूरोप से, और भारत का जो मिलान किया था। इसी से माना जाता है कि भारत की खोज किसने की, तो वह वास्को डी गामा ने किया था। कौन था पहला, तो वह पुर्तगाली था, जो कि आया था कब, 1498 में। इसने पहली बार भारत के साथ व्यापार करने का काम किया। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या में कौन क्रांतिकारी शामिल था? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह या रोशन सिंह या चंद्रशेखर आजाद, बताएंगे। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अंग्रेज अधिकारी जिसको मारा था सॉन्डर्स की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी? इसमें रामप्रसाद बिस्मिल थे, या फिर अशफाक उल्लाह था, या फिर रोशन सिंह थे, या चंद्रशेखर आजाद, तो बताएंगे हमारा 9वें नंबर का। तो कौन थे, तो चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो थे ये शामिल थे, कब हुई थी, तो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और चंद्रशेखर और राजगुरु ने मिल करके इनको मारा था। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने मिल करके किसे मारा था, तो सॉन्डर्स की हत्या की थी। जिसके बाद जो होता है कि इनको जो बाद में मार दिया जाता है यही इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में, और चंद्रशेखर, वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो फांसी होती है इसी की हत्या में। आगे देखते हैं 10वां नंबर है हमारा, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे। पहला है आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा, आंसर करेंगे। तो आंसर क्या होगा, उड़ीसा। उड़ीसा में जो है सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थापित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, असम में या फिर तमिलनाडु में, आंसर करेंगे। तो कहाँ पर है, गुजरात में है। क्या है, तो पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ पर स्थित है, जो है गुजरात में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किस भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना, पेली या स्ट्राबोली या फिर विसुवियस, बताएंगे। 12वें का आंसर क्या होगा, इसमें सी सही हो जाएगा। कहाँ पर, तो स्ट्राबोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? पहला अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका, आंसर करेंगे। कहाँ से होकर गुजरती है तीनों रेखाएं, जो कि तीनों रेखाएं आपको बारीक में आपको मालूम होगा। जैसे पृथ्वी हो गया हमारी, जो बीचों बीच जाता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। बीचों बीच जो जाता है इसे भूमध्य रेखा। इससे जो ऊपर जाता है जैसे 23 सही 1/2 डिग्री, इसे 0 डिग्री मानते हैं। और नीचे जो जाता है इसे बोलते हैं मकर रेखा। ये भी कितना होता है, 23 सही 1/2 डिग्री। और ये कितना होता है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। तो जो हमारे भारत से होकर गुजरता है इसे कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि 23 से 1/2 डिग्री माना जाता है। और जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री माना जाता है। और जो नीचे इसके जाता है वह मकर रेखा, जो कि 23 से 1 डिग्री, जो कि भारत से होकर नहीं, ये पूरे एशिया से ही नहीं गुजरता है। तो कौन होगा इसमें, अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? बुध, पृथ्वी, शुक्र या फिर प्लूटो, बताएंगे। तो कौन है, तो वह बुध है। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, जो कि पूरे 8 ग्रह हैं। जो कि बुध जो है वह सबसे नजदीक का ग्रह है पृथ्वी सूर्य से। आगे देखते हैं, माउंट टिटलिस स्थिर है। माउंट टिटलिस स्थिर है कहाँ, किस देश में स्थिर है? जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो आंसर करेंगे, माउंट टिटलिस कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो वह स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में यह स्थिर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, नदियों में पानी के बहाव के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? नदी में जो पानी बहता है उसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार, किस बल के कारण जो है या पानी का बहाव यानी कि पानी बहता है नदियों में, तो बताएंगे। घर्षण बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण या फिर स्थिर वैद्युत बल के कारण या फिर चुंबकीय बल के कारण, आंसर करेंगे 16वें का। तो क्या होता है, तो ऑप्शन ए घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण ही नदियों में पानी जो है एक तरह से एक ओर से दूसरी ओर बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, गर्मियों के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि पंखा जो चलता है तो हमें आराम महसूस होता है गर्मियों, जो कि हवा मिलती है हमें, या क्यों मिलता है? पंखा ठंडी हवा देता है,
हमारा शरीर और अधिक गर्म का हवा में विकिरित करता है। हवा में चालकता में वृद्धि होती है। हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। आंसर करेंगे 17वें नंबर का, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो पसीना होता है या जब हमें हवा लगता है तो पसीना जो है अधिक तेजी से जो है वाष्पित होता है, जिससे हमें जो है ठंड महसूस होता है। पंखा जो है ठंड हवा नहीं देता है, लेकिन जो है हमारे पसीना अचानक से सूखने लगते हैं, जिससे हमें क्या होता है, हमें ठंड महसूस होती है। इस समय क्या लगता है कि जो है पंखे में जो हमें आराम बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या फिर -8 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर करेंगे 18वें का, तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस जो है इस ताप पे जो है घनत्व में अधिकतम होता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व अधिक होता है। आगे आएंगे, जंग लगने से लोहे का भार, जंग लगने से लोहे का भार जो है बढ़ता है या फिर घटता है या फिर वही रहता है या फिर अनिश्चित, जिसका कोई कुछ नहीं कह सकते। बताएंगे, जो है जंग लगने से लोहे का भार घटता है, बढ़ता है, वही रहता है या फिर अनिश्चित। आंसर करेंगे 19 नंबर का, तो क्या होता है, बढ़ता है। जंग लगने से जो लोहा देखेंगे, जब जंग लगता है तो वह थोड़ा मोटा सा दिखाई देना, जिससे उसमें उसका जो है भार बढ़ जाता है। लेकिन वह जब बाद में बहुत समय बाद जब उसको आप उसको पीटेंगे तो जो इसका वजन जो है बहुत कम हो जाता है, यानी कि घट जाता है। लेकिन पहले क्या होता है, पहले वह बढ़ता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर देखेंगे, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, क्या है? कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर, ब्रोमाइड, अल्मोनियम नाइट्रेट या फिर सिल्वर आयोडाइड या फिर ये सभी। आंसर करेंगे, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। 20वें का आंसर क्या होगा, तो वह ऑप्शन नंबर सी सिल्वर आयोडाइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, अम्ल वर्षा किस वायु प्रदूषकों के कारण होता है? अम्ल वर्षा किस वायु प्रदूषकों के कारण होता है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर करेंगे 21 नंबर का, तो क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है वायु में, वायु प्रदूषण का। आइए आगे देखते हैं 22 नंबर, भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से शुरू की गई? भारत के मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से शुरू की गई? 1950 से, 1954 से, 1957 से या 1960 से। आंसर करेंगे, तो कब से शुरू हुई? यह 1957, 1 अप्रैल 1957 से, 1 अप्रैल 1957 से जो इसमें दशमलव पद्धति की शुरुआत की गई मुद्रा प्रणाली में। आगे देखते हैं 23 नंबर, पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है। पूर्वी एशिया में जो है सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है, कौन है? चीन है, उत्तर कोरिया है, जापान है या फिर दक्षिण कोरिया है। आंसर करेंगे 23 नंबर का, तो कौन है? वह दक्षिण कोरिया है। पूर्वी एशिया में जो है सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन है? तो वह दक्षिण कोरिया है। तो वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो अब भारत की है। वर्तमान फर्स्ट नंबर पर कौन हो गया है? तो भारत आ गया है। और सेकंड पर कौन है? तो वह चाइना है, चीन है। पहले कौन था? तो पहले चीन था, अब क्या? अब भारत आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर का जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर यानी किस राज्य की जो है किस जिले की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है? तो बताएंगे, कानपुर की, लखनऊ की, मुरादाबाद या फिर गाजियाबाद। 24 का आंसर करेंगे, तो कौन है? 24 में जो है मुरादाबाद, कौन है? तो वह मुरादाबाद है। मुरादाबाद जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भोक्सा जनजाति किस जनपद में पाई जाती है? यानी कि जो भोक्सा जनजाति है उत्तर प्रदेश में किस जनपद में पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है? बिजनौरा और आगरा में, बहराइच और लखीमपुर खीरी में, मिर्जापुर और सोनभद्र में, ललितपुर या फिर जालौन में। तो बताएंगे किस जिले में जो है सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है भोक्सा जनजाति की। 25 नंबर का आंसर करेंगे, तो अब बिजनौरा और आगरा में जो इनकी संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? निम्नलिखित
में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या फिर गोरखपुर? आंसर करेंगे 26 नंबर का। तो कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी बताएंगे? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम शाह शर्मी ने या फिर सिकंदर लोदी? कौन किया था? सिकंदर शाह लोदी। कौन किया था? तो वह किया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर की स्थापना की थी जौना खां के याद में। आगे देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड क्लाइव या फिर वारेन हेस्टिंग या फिर जनरल डायर? तो बताएंगे 28 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 28 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो कि पहला बंगाल का गवर्नर था, इसके ऊपर चला गया था जो 1773 एक्ट आया था इसी के समय में। तो यह क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो वह वारेन हेस्टिंग था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? जे ए हिक्की, मैक्स मूलर या फिर विल्किंस या फिर विलियम जोन्स? आंसर करेंगे 29 नंबर का। कौन था इसमें? तो कौन किया था? तो विलियम जोन्स ने। कब किया था? तो 1784 में इसने किया था। क्या किया था? इसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, यानी कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में जो कि पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, उस पत्र का नाम क्या था? हिंदू पैट्रियल या फिर द हिंदू, यंग इंडिया या फिर नेटिव ओपिनियन? आंसर करेंगे 30 नंबर का। तो कौन था? तो इसमें था ऑप्शन नंबर ए, हिंदू पैट्रियट। आगे देखते हैं 31 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 31 नंबर। तो कौन है? तो वह चौथा स्थान है। चौथा स्थान है। सबसे पहले स्थान पे कौन है? तो सबसे पहले स्थान पे कौन है? तो वह राजस्थान है। सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर चौथे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? यानी कि सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करता है यानी छूता है। तो कौन सा हमारा क्वेश्चन है? 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर करेंगे सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, संत रविदास नगर या फिर गोरखपुर? क्या है इसमें 32 नंबर में? तो बताएंगे तो जो इसमें सोनभद्र, जहाँ से आगे आपको पता चला होगा कि बहुत सा सोना निकला था सोनभद्र में। सोनभद्र ही एक ऐसा जिला है पूरे भारत में जो कि काफी राज्यों से संपर्क बनाता है। पूरे भारत में सबसे संपर्क बनाने वाला जिला कौन है? तो वह सोनभद्र है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? गाय है, बारहसिंगा है, हाथी है या फिर शेर है? आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पशु कौन सा है? तो कौन है? तो वह बारहसिंगा है। बारहसिंगा क्या है? तो राजकीय पशु है। और राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश की? तो वह अशोक वृक्ष है। अशोक वृक्ष। और राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस। और राजकीय भाषा जो है वह हिंदी है और उर्दू है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 34 नंबर का। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का चेयरपर्सन 28 फरवरी 2022 को नियुक्त किया गया था? राधा चौहान को या फिर माधवी पुरी बुच को या फिर विनीता गर्ग या फिर माला अडिगा? बताएंगे। आंसर करेंगे किसको जो है SEBI का जो है चेयरपर्सन बनाया गया था। कब बनाया गया था? 28 फरवरी 2022 को बनाया गया था। आंसर करेंगे तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, माधवी पुरी बुच को बनाया गया था। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है। फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है 2022 में जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 35वां नंबर, 34वां नंबर, 43 नंबर या 48 नंबर या फिर 55 नंबर? आंसर करेंगे 35 का। तो कौन है? तो इसमें बी। कितना नंबर जो है? तो बी का जो कि 43 नंबर 43वां स्थान जो है प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के 60वें
दीक्षिता समारोह को 11 फरवरी 2022 को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने फल और सब्जी की कितनी किस्में राष्ट्र को समर्पित किया? 2 किस्में, 3 किस्में, 4 किस्में या फिर 6 किस्में? 36 का आंसर करेंगे। तो आंसर कौन होगा 36 में? तो इसमें 6 किस्में जो है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो है पेश किया गया। कितने किस्में? तो 6 किस्में। आंसर कर आगे देखते हैं 37 नंबर। गाइटूल रेलवे स्टेशन पर जनवरी 2022 में भारतीय पहली बार मालगाड़ी पहुंची। इस रेलवे स्टेशन जो यह रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? जो गाइटूल रेलवे स्टेशन पर जनवरी 2022 में पहली बार मालगाड़ी पहुंची, यह रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो बताएंगे तंगेल गोंडा मणिपुर में, या फिर दीमापुर नागालैंड में, या फिर नाहर लगून अरुणाचल प्रदेश में, या फिर अम्बिसा जो है कि त्रिपुरा में। तो आंसर करेंगे 37 नंबर का। आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आंसर होगा ए, तंगलोंग मणिपुर। तंगलोंग मणिपुर में जो है पहली बार जो 2022 में मालगाड़ी पहुंची। किस रेलवे स्टेशन पे? तो वह तंगलोंग मणिपुर में जो पड़ता है। आगे देखते हैं 38 नंबर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कौन से दीक्षिता समारोह को 26 फरवरी 2022 को संबोधित किया? यानी कि केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कौन से दीक्षिता समारोह को 26 फरवरी 2022 को संबोधित किया? 85वें या फिर 90 या फिर 98 या फिर 102? आंसर करेंगे 38 का। तो क्या होगा इसमें? 98वां जो है इन्होंने समारोह किया। आगे आते हैं अभी हमारा जो है जीएस यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम देखेंगे हमारा यहाँ से जो है हिंदी के पार्ट देखेंगे। देखते हैं गोदान किसकी कृति है, यानी कि गोदान जो है किसके द्वारा लिखी गई है? गोदान किसके द्वारा लिखी गई है बताएंगे? हरीश्वर नाथ रेणु जो है, या फिर प्रेमचंद के द्वारा, या फिर आज्ञा के द्वारा, या फिर जयशंकर प्रसाद के द्वारा। गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर करेंगे 39 का। तो जो है प्रेमचंद के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे हुआ है गोदान, जो कि बहुत अच्छा किताब है। आप इसे पढ़ेंगे तो काफी अच्छी किताब है। आगे देखते हैं गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी ने, या फिर रसखान ने, या फिर घनानंद ने, या फिर सूरदास ने? बताएंगे 40 का आंसर क्या होगा? तो किसने? बिहारी। बिहारी ने गागर में सागर भरने की जो बात कही थी। इन्होंने जो एक कृति भी, यानी कि एक लेखक है, इन्होंने यह किताब भी लिखी है। आगे देखते हैं तीसरा 41वां नंबर जो है तितली किसकी रचना है? तितली जो है किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा, आचार्य राजचंद्र शुक्ल के द्वारा, श्याम सुंदर दास के द्वारा, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा? ऐसा करेंगे 41 नंबर का कि तितली जो है किसकी रचना है? तितली जो है यह भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं दुष्कर। दुष्कर में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दुष्कर में कौन सी संधि है? दुष्कर इसमें जो है विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि किसमें? तो दुष्कर में क्या है? तो विसर्ग संधि है। नेक्स्ट देखते हैं षड्यंत्र का सही संधि विच्छेद, यानी कि षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? खट धन यंत्र, षड धन यंत्र, या फिर खट धन यंत्र, या फिर खट धन यंत्र? आंसर करेंगे खट का संधि विच्छेद क्या होगा? 43 नंबर। तो क्या होगा इसमें? षट धन यंत्र। षट धन यंत्र जो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु जी नहीं है, सुरेश नहीं है, देवेंद्र नहीं, या फिर सुरेंद्र नहीं, सुरेश नहीं है। तो क्या होगा इसमें 44 में? तो 44 का आंसर ए हो जाएगा। जो है सुरेश जो है, देवेश जो है, और सुरेंद्र जो है, यह सब जो है इंद्र की पर्यायवाची शब्द है। लेकिन विष्णु जो है यह पर्यायवाची नहीं है। किसकी? तो इंद्र की। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में इष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इष्ट का पर्यायवाची नहीं है। काम्य, अभिप्रेत, अभिष्ट, या फिर ये सभी? आंसर करेंगे 45 नंबर का। तो क्या है? ए सभी। इनमें से एक भी जो है वह इष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 46 नंबर देखते हैं आध्यात्मिक का विलोम होता है। आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? सांसारिक, या फिर परलोकातीत, या फिर भौतिकी, या फिर वैचारिक? आंसर करेंगे 46 नंबर का। तो क्या होगा इसमें? सांसारिक। आध्यात्मिक का सांसारिक जो है इसका विलोम होता है। 46 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर आरोहण का विलोम शब्द क्या है? आरोहण का विलोम शब्द क्या है? तोरण, आरोहण, अवरोहण, या फिर आरोही? कौन सा है 47 नंबर का हमारा आंसर? तो बताएंगे तो कौन है? तो वह अवरोहण है। अवरोहण। आगे देखते हैं
48 नंबर, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकर्षण प्रेम है, घृणा है, विकरण है या फिर संकरण है? तो बताएंगे आकर्षण का विलोम शब्द कौन है? तो विकिरण, आकर्षण का विकिरण यानी कि इसका उल्टा। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर, जीतने की इच्छा रखने वाला यानी कि जो जीतने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? जिगीसा, जिज्ञासु, उन्मत्त या फिर आकांक्षी? जो जीतने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? बताएंगे 49वां नंबर, तो कौन है? जिगीसा, जो कि एक इच्छा प्रबल है, जिगीसा जो जीतने की इच्छा रखता हो। आगे आते हैं 50 नंबर, भोजन की इच्छा रखने वाला यानी कि भोजन की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहते हैं? भोजक कहते हैं, बुभुक्षु कहते हैं, बुभुक्षा कहते हैं या फिर जिज्ञासु, जिघत्तु कहते हैं। ऐसे करेंगे 50 नंबर का, तो इसमें सही क्या होगा? सही उसमें क्या होगा? जिघत्तु, जिघत्सु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि भोजन की इच्छा रखता है। 51 नंबर देखते हैं, लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या है? लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या है? लाख है, लक्ष्य है, लच्छा है या फिर लक्षण है? बताएंगे 51 नंबर का आंसर क्या होगा? तो लाख है, लख यानी लक्ष्मी यानी कि लाख, इसका जो है तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? उद है, उप है, दूर है या फिर दुस है? ऐसा करेंगे 52 नंबर का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, दूर। इसमें दूर जो है कौन सा उपसर्ग है? आगे देखते हैं 53 नंबर, दुर्योधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। दुर्योधन में यानी कि दुर्योधन का उपसर्ग क्या होगा? दूर है, दुस है, उप है या अपि है? ऐसा करेंगे 53 नंबर, क्या क्या सही होगा इसमें? इसमें भी दूर सही हो जाएगा, दूर ही इसमें क्या है? थोड़ा उपसर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर, अभिमान शब्द का उपसर्ग बताइए। अभिमान का उपसर्ग बताना है, अभी होता है, आभि होता है या अ होता है या फिर अभी होता है? अधि होता है, अभी होता है, अ होता है, अभी होता है। अभिमान का जो है विसर्ग हमें बताना है, बताएंगे उपसर्ग में बताना है 54 नंबर का। सही क्या होगा? तो सही होगा इसमें बी, अभी। क्या होगा इसमें? अभी जो है क्या हो जाएगा? या उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? चलता पुर्जा, चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? या ईमानदार है, बेईमान है, चालक और व्यवहार व्यवस्था कुशल है या फिर धूर्त है? क्या है? चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? ईमानदार है, बेईमान है, चालक और व्यवहार कुशल है या फिर धूर्त है? 55 नंबर बताइए आंसर क्या होगा? तो इसमें सी हो जाएगा, चालक और व्यवहार कुशल। 55 नंबर है हमारा, सही वर्तनी के लिए विकल्प चुनिए। जो इसमें से सही वाक्य है उसको हमें चुनना है। तो क्या है? अवस्थापना या फिर अवस्थापना या फिर अवस्थापना, स्थापनी या फिर अवस्थापना? बताएंगे क्या होगा सही 56 नंबर का? तो इसमें अवस्थापना जो है यह सही होगा, इसमें जो है सही वाक्य बन रहा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अवजन या फिर अवजन या फिर अवजन या फिर आवर्जन? बताएंगे 57 नंबर का आंसर क्या होगा? तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, अवजन। आगे देखते हैं 58 नंबर, किलक अरे मैं नेहू निहारू, इस दांतों पर मोती वारू। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा रस है? ये वाक्य है जो इसमें हमें रस निकालना है कि कौन सा रस है। तो कौन है? हास्य रस है, वात्सल्य रस है, करुण रस है या फिर वीर रस है? बताएंगे 58 नंबर। तो क्या है इसमें? वात्सल्य रस है। इसमें कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है। आगे देखते हैं, मैं जो नया ग्रंथ विलुप्ता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित सार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। चौपाई है कि दोहा है, इंद्रवज्र है या फिर बरवय है? बताएंगे या क्या है जो वाक्य बना है? ये वाक्य क्या है? चौपाई है, दोहा है, इंद्रवज्र है या फिर बरवय है? बताएंगे क्या होगा इसमें? तो क्या है? या क्या है? इंद्रवज्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाया, जानी परे सिय हियरे जब कुमलियान? बताएंगे या दोहा है, चौपाई है, बरवय है या फिर कुंडली है? क्या है 60 नंबर हमारा? तो क्या है ये? यह है चौपाई है। चौपाई जो कि यह दिया गया क्या है, हमें पहचानना है, तो है चौपाई है। नेक्स्ट देखते
61 नंबर, भर लाऊं सीपी में सागर, भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हर विजय क्या। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उल्लेख अलंकार है, या फिर विभावना अलंकार है, या फिर प्रतिरोधाभास अलंकार है। तो आंसर करेंगे 61 का। तो क्या होगा इसमें सही? इसमें सही होगा विरोधाभास अलंकार इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? चंद्रबरदाई है, या फिर जगनीक है, या फिर दलपति विजय है, या फिर विद्यापति है। तो बताएंगे जो है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो कौन है? तो वह चंद्रबरदाई जी, जो कि पृथ्वीराज रासो इन्हीं ने लिखा था। आगे देखते हैं 63 नंबर, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? यहाँ क्वेश्चन भी आ गया। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जयदेव है, चंद्रबरदाई है, जगनीक है, या फिर विद्यापति है। कौन है वह? चंद्रबरदाई है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की क्या भाषा थी? ब्रजभाषा थी, कन्नौजी भाषा थी, या फिर सदुक्री भाषा थी, या फिर खड़ी बोली थी। क्या थी कबीरदास की भाषा, क्या थी? बताएंगे तो वह सदुक्री भाषा थी, जो कि उनकी एक भाषा आज भी बहुत ही अच्छे से बोली जाती है, जो कि कई गाने भी इन पे बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? ईसा उल्ला खां, या फिर लल्लू लाल, या फिर प्रेमचंद मुंशी जी हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, या मुंशी सदसुख लाल हैं। बताएंगे प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो कौन है? तो वह है लल्लू लाल। लल्लू लाल जी ने जो है प्रेम सागर रचना की है। आगे देखते हैं, पतितोद्धार में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर अव्ययी भाव समास है। बताएंगे कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं, कुछ इसमें जो है निर्देश दिए हैं, जो कि 67 और 68 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का सही विचार कीजिए। यानी कि इसमें जो है एक ही बार पूछ लिया कि हमें जो है 67 और 68 का शुद्ध वाक्य बताना है। जैसे 67 क्या कर रहा है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है। आंसर करेंगे तो आंसर सही क्या होगा इसमें? तो जो आंसर नंबर सी होगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का जो है घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, बंदूक उपयोगी शस्त्र है, एक बंदूक बहुत उपयोगी अस्त्र शस्त्र है, बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। बताएंगे 68 का तो क्या होगा? तो क्या होगा? बंदूक बहुपयोगी शस्त्र है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, भारतीय जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस दिया जाता है? बताएंगे, पहला है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु दिया जाता है, या फिर भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु दिया जाता है, या फिर भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु दिया जाता है, या फिर नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? बताएंगे तो दिया जाता है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के को रचनाकार लेखन के लिए प्रोत्साहन, यानी कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा, तो जो इससे जो उनका मनोबल और बढ़ेगा, जो और भी रचना करेंगे, जो कि समाज सेवक होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हम कुछ गद्यांश दिए गए हैं जिसे पढ़ करके हमें जो है नीचे आंसर देना होगा। तो आइए देखते हैं, आज की दुनिया ऐसे दो पागल हाथियों सी हो रही है जो लड़ते हुए दलदल में उत्तरोत्तर धंसते जा रहे हैं। आखिर इसका प्रतिफल क्या होगा? बच्चे जब आपस में लड़ते हैं, पटाखे चलाते हैं, तब सैने लोग उपदेश देते हैं, देखो बच्चों यह ठीक नहीं। पर जब ये प्रोढ़ दुर्मुंड के बच्चे के पटाखे छोड़ते और आमदा हो जाते हैं, तब इन्हें कौन समझाए? सभ्यता के विकास के साथ कूट चतुरी का जितना विकास हुआ है, उतना विकास मनुष्य और मनुष्यता का नहीं हुआ, बल्कि ये कम हुआ है। आज तो आदमी दुनिया बदलने की बात करता है, पर इसे मरघट में बदल देता है। यहाँ सब प्राण युगदंत कहीं नहीं दिखाता,
मरघाटों के पुजारी पूज्य बन जाते हैं। जो जितना मारक व विध्यासक है वह उतना ही महान है, पूज्य है। ऐसे महानुभाव की भी अपने को नव जनवादी, स्वतंत्रवादी और साहित्यवादी कहते हैं, पर दीपक तले अंधेरा है। विडंबना यह है कि ये कोई जन कल्याण नहीं चाहते हैं, ये सत्ता और सिंहासन के भूखे हैं। जनता भाड़ में जाए, उसे सब सच दिखाते रहो, यही राजनीति का राज है। पर यह सब विष भरा कनक घट जैसा है। जब तक अपविज्ञान के बदले सद्विज्ञान का विकास नहीं होता तब तक भद्र बर्बरा से मनुष्य की मुक्ति संभव नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन हम। दिए गए गद्यांश के लिए उपरोक्त शीर्षक है राजनीति पर रहस्य, सभ्यता और राजनीति, विज्ञान और विकास का विनाश, या फिर हमारी विडंबना। 70 का आंसर क्या होगा? तो इसमें क्या है, तो इसमें सभ्यता और राजनीति के बारे में बताया गया है, सभ्यता और राजनीति के बारे में। आगे देखते हैं 71 क्या कर रहा है। आज की दुनिया दो पागलों हाथी सी हो रही है। ऐसा क्यों कहा गया है? लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। लोग दिखावटी लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे दूसरों मूर्ख बन जाए। लोग परिणाम जाने बिना आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। 71 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा कि लोग परिणाम जाने बिना आपस में लड़ रहे हैं। वह जानते हैं कि हमारा परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम, इसका फल क्या मिलेगा, बस आपस में लड़े जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 72। सभ्यता का विकास अपने साथ क्या उल्लेखनीय दूसरी लाया है? जनतंत्र को चोट पहुंचाती है, वर्ग संघर्ष बढ़ा है, या फिर विध्वंस शस्त्र बढ़े हैं, या फिर मानवता का हास्य हुआ है। 72 का आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? स्वतंत्र का चोट पहुंची है, स्वतंत्रता पर जो है वह चोट पहुंची है। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। आज की राजनीति का क्या रहस्य है? व्यक्ति में भेद पैदा करके काम निकालती है, अवसरवादिता पर टिकी हुई है, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास नहीं करती, जनता को झूठे वादे से बहलाती रही है। बताएंगे 73 नंबर क्या होगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यक्ति में भेद पैदा करके अपना काम निकाल रहा है। आगे देखते हैं 74 नंबर। आज की दुनिया में किसी को बड़ा मानने का क्या फैसला है? किसी को बड़ा मानने में क्या फैसला है? दूसरों को नष्ट कर सकने की क्षमता, सबको प्रिय लगने वाली बात को कह सकने की क्षमता, अपने को सर्वोच्च प्रदर्शित करने की क्षमता, अपने वैभव से दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता। तो बताएंगे क्या इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अपने वैभव से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता जो है, या जो आदमी को बड़ा बनाती है। आगे देखते हैं 75 नंबर हमारा जो लास्ट है। इस गद्यांश में प्रयुक्त शब्द यानी कि आमदा का उपयोग है लग जाना, या फिर भाग जाना, या फिर कुर्ता दिखाना, या फिर बाढ़ की तरह। बताएंगे 75 का आंसर क्या होगा? तो क्या है? यह लग जाना जो है, आमदा का अर्थ क्या है? तो लग जाना जो है, एक तरह से आदमी को लग जाता है कोई बात, उसी तरह से यह लग जाना। तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चन जो कि हिंदी और जीएस से रिलेटेड थे। तो इसी तरह से हम प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हाल ही में जो जीडी का एग्जाम होने वाला है, इसमें जो हिंदी 100% गारंटी है कि फंसेगा ही फंसेगा। तो आप जो है इस सेशन को लगातार कंटिन्यू करिए, देखिए और अच्छे से पढ़िए ताकि एग्जाम जो है आपका अच्छे से हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।